हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं अनुराग सिंह स्वागत करता हूँ सभी का इस खूबसूरत से चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिग्रेशन और ये कोरिलेशन के बारे में। तो रिग्रेशन और कोरिलेशन, ये दो फैक्टर्स के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। इसके पहले हम लोगों ने आप खत्म कर लिया है पूरी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, सारे तरीके के इक्वेशन हमने आराम से खत्म कर दिए। सारा कॉन्सेप्ट हमें आ भी गया। आशा करते हैं कि आ गया, हमें तो आ ही रहा है आपको भी आ ही गया होगा डेफिनेटली, अगर आपने क्वेश्चंस लगाए होंगे। काफ़ी क्वेश्चंस मैंने करवा भी दिए थे। अब यहाँ पे जो है, जैसे फिर इसके पहले हमने स्टैट्स पढ़ा हुआ था, तो स्टैट्स में हमने देखा हुआ था कि कुछ बच्चे होते थे, उनकी हाइट दी हुई होती थी या कोई और चीज़ दिया होता था, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर आपको गिवन होता था ना। जैसे अगर जो है 5 से 10 साल एज दे दिया गया, एज ग्रुप, तो एज ग्रुप के करस्पॉन्डिंग हाइट का जो है दिया गया है कि 5 से 10 साल के बीच में हाइट जो है इतनी है, 10 से 20 साल के बीच में हाइट इतनी है, 20 टू 30 के बीच में हाइट इतनी है। इस तरीके से बना दिया गया हाइट वाला। अगर आपको यही तरीका ना देके 2 वेरिएबल या फिर 3 वेरिएबल में बातें करें, मतलब कुछ ऐसे कि कुछ बच्चे हैं, उनके मैथ्स के मार्क्स हो गए, साइंस के मार्क्स हो गए, हिस्ट्री के मार्क्स हो गए ना, एक ही साथ सारे डेटा की आपके बात कर ले, एक ही साथ कई सारे डेटा की बात कर ले, कई तरीके के डेटा की बात कर ले। इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका बाईवेरिएट डेटा। बाईवेरिएट डेटा, तो बाईवेरिएट डेटा नाम से क्लियर है। पहला वर्ड क्या आया है? बाई, दूसरा वेरिएबल, वेरिएट, वेरिएबल आप किससे समझेंगे? तो जब आपको 2 वेरिएबल दिए हो, बाई मीन्स 2 और वेरिएबल मीन्स वही जो आप समझते हो ना, जिसके बारे में वैल्यू बताई गई हो, जिसके बारे में आपका पूरा डेटा दिया हुआ है। मान लेते हैं जैसे कि कुछ दिया गया है, साइंस के मार्क्स और मैथ के मार्क्स सारे बच्चों के जो है, क्लास में 30 बच्चे हैं, तो सारे बच्चों के मार्क्स ऐसे करके ऑर्डर पेयर में अरेंज है, x1 y1, ऐसे ही करके x2 y2, x3 y3। ये सारी चीज़ें जो है, पहला जो पेयर है वो पहले पेयर में पहला एलिमेंट जो है वो मैथ्स के मार्क्स हैं, दूसरे पेयर में जो है साइंस के मार्क्स हैं। तो इस तरीके से जब 2 मार्क्स जो है एक साथ एसोसिएट हो, सबको एक साथ एसोसिएट करके गिवन हो, तो इसको आप बोलते हो बाईवेरिएट डेटा ना। आपको 2 वैल्यू एक साथ बताई गई रहेगी। इसमें आपको तो कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा तैयार होना है, थोड़ा सा प्रिपेयर होना है कॉन्सेप्चुअली। आपके क्वेश्चंस जो है वो न्यूमेरिकल इससे नहीं बन पाते हैं ज़्यादा, जो बनता है वो थ्योरेटिकल पोर्शन से बनता है। आपको थोड़ा सा डायग्राम वगैरह हल्का फुल्का पता होना चाहिए। जैसे कि आपके पास एक सवाल है जिसमें आपको कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ बाईवेरिएट, कंस्ट्रक्ट अ बाईवेरिएट frequency table for following data relating to the marks in the science and mathematics। ये आपको पूरा सिस्टम दे दिया गया है कि जो है आपको बाईवेरिएट डेटा का टेबल बनाना है। मार्क्स जो हैं साइंस के और मैथमेटिक्स के दिए गए हैं। जो पहला नंबर है वो साइंस का लिए लिखा हुआ है, जो दूसरा नंबर है वो मैथमेटिक्स के लिए लिखा हुआ है। देखिए कुल कितने लोगों के लिए लिखा हुआ है, तो 3 + 3 6 और 1 7, ऐसे ही 7 मैंने सब में लिख डाले हैं। 7 3 जा 21, 28, 35, 42, फिर ये लिखा गया है 49, 50 बच्चों के आपके डेटा लिखे गए ना। 50 बच्चों में अब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके लिए बड़ा मुश्किल है सारा चीज़। तो एक टेबल बनाते हैं। टेबल में हमने यहाँ लिख दिया यक्ष, और फिर यहाँ लिख दिया, मान लीजिए टेबल बनाया, यक्ष लिखा, और इसी के साथ साथ ये वाई लिख दिया। यक्ष यहाँ लिख दिया, वाई यहाँ लिख दिया, पहले यक्ष फिर वाई। यक्ष का मतलब है मार्क्स इन साइंस ना, और वाई का मतलब है मार्क्स इन मैथ्स। अब जरा देखिए, फ्रीक्वेंसी पहले बनाएं कि क्लास इंटरवल आप कितने का बनाओगे। तो क्लास इंटरवल इसमें देखिए रेंज कितनी है, इसकी रेंज के हिसाब से आप डिवीजन कर लीजिए। रेंज आपके मिनिमम नंबर जो है वो साइंस के लिए भी अगर आप देखें तो 1 है ना, और मैक्सिमम कहाँ तक गया है, मैक्सिमम कोई कितना नंबर पाया है,
इस पूरे टेबल को जो है तुरंत एक नज़र में देख लिया, 19 मार्क्स पाया गया है, मैक्सिमम 19 मार्क्स पाया गया है और मिनिमम 1 0 किसी ने नहीं पाया है किसी भी पेपर में, चाहे वो साइंस हो चाहे मैथमेटिक्स हो। ओके, तो आप बनाएंगे क्या, रेंज ऑफ एक्स, पहले तो रेंज ऑफ एक्स बना लीजिए। रेंज ऑफ एक्स इक्वल टू, एक्स के लिए देखिए मैक्सिमम कितना गया हुआ है, एक्स के लिए मैक्सिमम 18 17, ये पूरा देखिए, इधर 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 और फिर इधर। हाँ, यक्स के लिए आप पा रहे हैं देखने के बाद कि कहीं भी जो है 18 से आगे नहीं गया हुआ है यक्स, एक्स की वैल्यू कभी भी 18 से ज़्यादा नहीं हुई है। तो आप यहाँ पे निकालेंगे कैसे, आप यहाँ बताएंगे कि रेंज कितनी हो जाएगी। रेंज ऑफ यक्स हम बनाने के लिए बना ले रहे हैं 19 - 1, ताकि कोई अच्छी सी नंबर मिले और हम एग्जैक्टली डिवाइड कर सकें। मान लेते हैं 18। ओके, अब रेंज ऑफ वाई भी मिनिमम 1 गया है, मैक्सिमम 19 तक गया हुआ है, 19 कई जगह पे गया हुआ है, तो मैक्सिमम 19। तो आप बना लीजिए रेंज ऑफ वाई, वो भी हो जाएगा 18, वाई की रेंज भी 18 और एक्स की रेंज भी 18। नंबर्स जो दिए गए हैं उनमें से अब अगर डिवाइड कर लें हम 18 को, ऐसे ही 0 से 4 मार्क्स पाने वाले, फिर 4 से 8 मार्क्स पाने वाले, 8 से 12, 12 से 16 और 16 से फिर 20, ये मार्क्स हो गए साइंस के। इसी को क्लास इंटरवल हमने बना दिया 0 से 4, मैथ्स वाले में भी 4 से 8, फिर उसके बाद 8 से 12, फिर 12 to 16, फिर 16 to 20। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे आपने बताया 0 से 4, फिर 4 से 8, 0 से 4 साइंस में पाने वाले आपके पास कितने लोग हैं, 0 से 4 तक साइंस में पाने वाले, 0 से 4 कलेक्ट कीजिए। एक ये है, उसमें y भी जो है 0 से 4 के बीच में है। चलिए हम टैली डायग्राम बना ले रहे हैं और जो है कलर करके, कलर अलग कर दे रहे हैं दोनों का, एक का ब्लैक कर दे रहे हैं, एक का ब्लू कर दे रहे हैं। अब यहाँ से आप खोजिए 0 से 4 के बीच में आपको साइंस कहाँ कहाँ दिख रहा है, तो एक यहाँ पे दिख रहा है और एक यहाँ पे दिख रहा है। बट जहाँ पे 0 से 4 के बीच में साइंस है वहाँ पे 1 साइंस वाला यहाँ पे है, और दूसरी जगह जहाँ है उसमें मैथ्स में 4 से 8 वाले में जाएगा तो 1 यहाँ पे है। और फिर कहीं और देखिए, हाँ यहाँ पे, तो वहाँ जो है मैथ्स में गया हुआ है 9 मार्क्स, तो एक यहाँ पे। और फिर अगर आप यहाँ से देखें और कोई खोज डालिए ऐसे ही बिल्कुल, और साइंस में 0 से 1 के बीच में, साइंस में 0 से 1 के बीच में, 0 से 4 के बीच में, सॉरी, फिर और कोई होता है तो अभी देख लेते हैं। फिर उसके बाद देखिए 4 से 8 के बीच में साइंस वाला कलेक्ट कीजिए, 4 से 8 के बीच में साइंस वाला, 4 से 8 को दूसरे वाले में रख लेंगे, मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे। आप चाहे तो स्टार्टिंग पॉइंट को कंसीडर कीजिए, चाहे एंड पॉइंट को कंसीडर कीजिए, कोई एक ही कंसीडर कीजिए क्योंकि हमने कंटिन्यूअस इंटरवल बनाया हुआ है ना। तो 4 से 8 के बीच में यहाँ आपको नहीं दिखा, फिर दूसरी वाली लाइन में आ जाइए, यहाँ हाँ ये है, उसमें जो है मैथ्स में कितने हैं, मैथ्स में 4 मार्क्स हैं, तो आप सेकंड वाले टेबल में रख दीजिए, एक यहाँ मिल गया है। फिर उसके बाद 4 to 8 ये मिला हुआ है 7, तो उसके मैथ्स में कितने हैं, 11 है, तो आप यहाँ मिला आपको एक यहाँ पे रख दीजिए। फिर उसके बाद ऐसे जो है कलेक्ट करते आइए, एक यहाँ मिला है, उसके मैथ्स में 1 मार्क्स हैं, मैथ्स में 1 मार्क्स हैं, तो मैथ्स वाले में इसमें रखना पड़ेगा, यहाँ रख देता हूँ मैं। फिर उसके बाद फिर और खोजिए 4 से 8 यहाँ मिला है, तो उसके मैथ्स में कितने मार्क्स हैं, 9 मार्क्स हैं, तो मैथ्स में अगर उसके 9 मार्क्स हैं तो इसमें आएगा, यहाँ रख दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे है, उसके मैथ्स में 4 मार्क्स हैं, यहाँ रख दीजिए। फिर उसके बाद ये 4 to 8 है, मैथ्स में उसके 8 मार्क्स हैं, मैथ्स में अगर उसके 8 मार्क्स हैं तो यहाँ रख दिया हमने, और इसमें 4 मार्क्स हैं। फिर उसके बाद
यहाँ पे 8 8 अगले वाले में रख लेंगे, नो प्रॉब्लम। फिर 4 to 6, 4 है और 6 है। मैं साइंस में कितना है, 4 है, मैथ्स में 6 है। साइंस में 4 तो 4 कहाँ आएगा, इसमें रख दिया हमने, और साइंस में 6 तो 6 भी यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे एक इसमें और था 3 और 11, पहले वाले में 0 से 4 मार्क्स के बीच में, ये वहाँ पे छूटा हुआ है, ऐसे खोजते खोजते मिल जाता है 3 और 11। तो जो कि मैथ्स में कितने हैं, 11 मार्क्स हैं, तो इसमें आएगा, इसलिए यहाँ जो है 2 रख दिया हमने, 2 लोग ऐसे हैं। फिर उसके बाद ये 4 से 16 है, 4 है साइंस में और मैथ्स में 16 है। 4 अगर साइंस में है, मैथ्स में 16 है, तो आप यहाँ रखिए, ये फर्स्ट बना दीजिए। और उसके बाद फिर यहाँ मिला है 5 है और 8 है, 5 है और 8 है, तो 5 मार्क्स हैं, इसमें आएगा, 8 को वहाँ भेज दिया। फिर ऐसे ही करते करते हमने जो है ये सारा जो है देख के हम कलेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल ना, यही काम होता है। मुझे आपको बस काम करना बताना था कि कैसे काम किया जाता है। अगर आपको ऐसा पूरा डेटा है और आप उस डेटा को जो है बिल्कुल टेबल में चाहते हो, तो साइंस के मार्क्स और मैथ के मार्क्स हमने ऊपर लिख दिए, साइंस के मार्क्स हमने नीचे लिख दिए। फिर उसके बाद साइंस वाले मार्क्स को मैथ्स वाले मार्क्स को देखते हुए जो है साइंस के मार्क्स फिल कर दिए, फिर मैथ्स वाले मार्क्स को देखते हुए साइंस वाले मार्क्स में फिल कर देंगे। जैसे अभी यहाँ पे कितना पाया नंबर, मैथ्स में 10 मार्क्स पाया है, जब इसने 10 पाया है तो उसका साइंस में कितना है, तब उसका साइंस में है 15, तो साइंस में 15 आएगा 12 और 16 में, और मैथ्स में उसने पाया है 10, तो आप किस टेबल में रखोगे, आप रखोगे मैथ्स में जब 10 पाया है तो इस टेबल में रखोगे और इसके सामने, तो मैथ्स में उसने कितना, एक बच्चा यहाँ पे रख दिया हमने मैथ्स का। फिर मैथ्स वाले को हम ऐसे नीचे जोड़ के टोटल कर लेंगे, और साइंस वाले को मान लीजिए यहाँ ऐड करके टोटल बना लेंगे ना, ये टोटल यहाँ बना लिया, एक टोटल हमने यहाँ बना लिया, उससे हमको पता चल जाएगी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिर अगर हमारे टेबल को अलग भी करना चाहते हैं तो ये चीज हमको मिल गई, यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, एक साथ ही टेबल हो गया। टेबल को अगर आप अलग करना चाहते हैं तो सिंपल सा कर लीजिए, मार्क्स का एक जो बना हुआ है ये क्लास इंटरवल, उस क्लास इंटरवल को ले लीजिए, और फ्रीक्वेंसी को सिर्फ साइंस वाले को उठा लीजिए, फिर या सिर्फ मैथ्स वाले को उठा लीजिए, तो आपके अलग अलग टेबल हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन जो है आपका सिंपल पुराने स्टैटिक्स वाला क्वेश्चन हो जाएगा। जो भी निकालना हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हुआ, मीन निकालना हुआ, वेरिएंस निकालना हुआ, आप किसी भी तक जा सकते हो, किसी को भी आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो यही काम है हमारा कि हमको सारे मार्क्स दिए गए हैं और एक साथ दो चीजें दी गई हैं, एक साथ 2 डेटा दिए गए हैं, तो उन दोनों डेटा को क्या बोलते हैं, बाई वेरिएट डेटा। और बाई वेरिएट डेटा को इस तरीके से बिल्कुल कलेक्ट करते हैं। फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कोरिलेशन एनालिसिस। कोरिलेशन एनालिसिस, एनालिसिस, यहाँ हमको तमाम सारे डायग्राम्स पढ़ने हैं। धीरे धीरे करके हम सारी बातों को समझ जाएंगे, एक एक करके सब चीज़ों को जान जाएंगे, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आराम से ध्यान से देखते रहिए। नाम से क्लियर है कि कोरिलेशन मतलब किसी के साथ कोऑर्डिनेशन है, किसी के साथ रिलेशन है, मतलब एक क्वांटिटी के इफेक्ट से दूसरी क्वांटिटी पर इफेक्ट पड़े, तो ऐसे में जो है हम बोलेंगे उसको कोरिलेशन। जैसे आपकी एज और आपकी हाइट ना, ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। कोई सी चाइल्ड के लिए उसकी एज और उसकी हाइट कोरिलेटेड है, जितना एज होगा उतनी हाइट होगी। एक पर्टिकुलर एज पे जाके थम जाती है, वो अलग बात है, बट हम चाइल्ड के लिए, चाइल्ड के सेंस से बात कर रहे हैं। कुल मिला के 2 तरीके के कोरिलेशन होते हैं, एक होता है पॉजिटिव कोरिलेशन और एक होता है नेगेटिव कोरिलेशन। जैसे 2 क्वांटिटीज हैं, 2 क्वांटिटीज हैं, एक के इंक्रीज होने से दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, यक्स के इंक्रीज होने से वाई में भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये आपको बताएगा क्या, पॉजिटिव कोरिलेशन। इंक्रीज इन यक्स, इंक्रीज इन यक्स, इसमें अगर डिक्रीज इन वाई है तो कैसा है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर इंक्रीज इन एक्स, इंक्रीज इन एक्स है और डिक्रीज इन वाई है, या फिर डिक्रीज इन एक्स इंक्रीज इन वाई है, तो ये होता है नेगेटिव कोरिलेशन ना। ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे आप, नेगेटिव कोरिलेशन। तो बात कर लें अगर हाइट और वेट की, तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे वेट भी बढ़ता है, तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव कोरिलेशन हुआ। यहीं अगर नेगेटिव कोरिलेशन की बात करें, अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम की बात करें, तो इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉफिट बना लें
प्रॉफिट और इंश्योरेंस के लिए कितने क्लेम आते हैं। तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है क्लेम को डिक्रीज होना चाहिए। क्लेम अगर इंक्रीज कर गया तो पॉजिटिव डिक्रीज हो, प्रॉफिट डिक्रीज होगा ना। जितना ज़्यादा आप क्लेम बढ़ाएंगे इंश्योरेंस कंपनी पे, आप जो है जितना क्लेम करेंगे कि हाँ इस बात के लिए जो है हमारा ये ब्रेक हो गया, किसी चीज़ का इंश्योरेंस लिया है, मान लीजिए बाइक लिया है, बाइक जो है कहीं टूट गई, तो उसके बाद फिर जो है आप क्लेम करेंगे, क्लेम करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, तो इसके प्रॉफिट से नुकसान हुआ। तो ये दोनों को रिलेटेड थे, लेकिन निगेटिव को रिलेशन है। रिलेशन कैसा है? निगेटिव को रिलेशन। तो अगर इंक्रीज से इंक्रीज होता है या डिक्रीज से डिक्रीज होता है तो आप क्या बोलोगे? पॉजिटिव को रिलेशन। इंक्रीज होने पे, इंक्रीज हो एक वैल्यू के इंक्रीज होने पर दूसरी वैल्यू भी इंक्रीज हो तो पॉजिटिव को रिलेशन। एक वैल्यू के डिक्रीज होने से दूसरी वैल्यू इंक्रीज हो या पहली वैल्यू के डिक्रीज होने से दूसरी वैल्यू इंक्रीज हो तो आप उसको बोलते हो निगेटिव कोरिलेशन, अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। कोरिलेशन क्या है? एक क्वांटिटी के अफेक्ट होने से दूसरी क्वांटिटी पर इफेक्ट पड़े तो उसे बोलते हैं कोरिलेशन। और एक क्वांटिटी के अफेक्ट होने से, कोई भी इफेक्ट पड़ने से पहली क्वांटिटी पे दूसरी क्वांटिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है इससे, तो इसे बोलते हैं अनकोरिलेटेड क्वांटिटीज। अनकोरिलेटेड ना, ऐसी क्वांटिटीज क्या होंगी? अनकोरिलेटेड। जैसे सूज की साइज हो गया, साइज ऑफ शूज साइज, या फिर और बात कर ले इंटेलिजेंस। तो आपके बड़े जूते लगते हैं तो इसका मतलब ये नहीं ना कि आप ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। तो ये दोनों रिलेशन कैसे हैं आपस में? शू की साइज और इंटेलिजेंस, ये दोनों अनकोरिलेटेड हैं। इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है, ठीक है। जूते के नंबर बढ़ जाने से बुद्धि नहीं बढ़ जाती है। तो ऐसे ही बातें होती हैं। कई तरीके के मेजर्स होते हैं कोरिलेशन में, कई तरीके के डायग्राम्स होते हैं। हम सारे जो है एक एक करके जानते हैं, एक एक करके सीखते हैं, बस देखते रहिए। तो ये बात करते हैं कि मेजर्स ऑफ कोरिलेशन, कुछ तरीके के मेजर होते हैं। जिसमें हमको पढ़ना है स्कैटर डायग्राम, कर्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट और स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, और उसके बाद फिर कोफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन ना। इतनी बातें पढ़ के ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। देखिए, जैसे सबसे पहले शुरू करते हैं स्कैटर डायग्राम से। अगर तो ये डायग्रामेटिक मेथड है शो करने का कि कोरिलेशन कैसा है। यहाँ से आपको नॉलेज नहीं मिलने वाली, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आने वाली है। न्यूमेरिकल वैल्यू आपको कुछ दे के नहीं जाएगी, कोई रिजल्ट दे के नहीं जाएगी जिससे आप कंक्लूड कर लो। सिंपल सी बात है कि जो है क्या, दो वेरिएबल्स हैं तो उनको डायग्रामेटिक तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए। जैसे अभी हमने सीखा कि जो है पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन। अगर कोरिलेशन जो है आपका कैसा है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, मतलब एक के इंक्रीज होने से दूसरा भी इंक्रीज होता है, तो आप जो है कैसे यक्स और वाई, मान लीजिए दो वेरिएबल है तो दो वेरिएबल को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो पॉजिटिव कोरिलेशन के तहत। पहले वाले में इंक्रीज मतलब दूसरा वाला भी इंक्रीज। तो ये जो है पहला वाला इंक्रीज हुआ, मान लीजिए ऐसे करके इंक्रीज हो रहा है, और दूसरा कहीं और कोई रास्ता है उधर से भी इंक्रीज ही हो रहा है वो भी, तो दूसरा भी करस्पॉन्डिंगली इंक्रीज हो रहा है। तो दोनों के जब इंक्रीज हो रहे हो या फिर जब दोनों डिक्रीज हो रहे हो, ऐसे सिचुएशन में आप क्या बोलते हो? पॉजिटिव कोरिलेशन। ये डायग्राम किसके लिए है? डायग्राम फॉर पॉजिटिव कोरिलेशन। ये रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव कोरिलेशन को। ओके, पॉजिटिव कोरिलेशन। और भी बहुत सारे आप बना सकते हो, इसमें से कहीं से भी कुछ भी रिप्रेजेंट कर दीजिए। बस यही बात है कि एक के इंक्रीज होने से दूसरा भी क्या हो? इंक्रीज हो। ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। एक के इंक्रीज होने से दूसरा उतना ही इंक्रीज हो जितना कि पहला वाला, के इंक्रीज होने से दूसरा भी उतना ही इंक्रीज हो जितना कि पहला वाला। तो जैसे कि आपको एक सिंपल सी स्ट्रेट लाइन दिख रही हो, तो जितनी वैल्यू यक्स की होगी उतनी ही वैल्यू वाई की होगी। ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन। डायग्राम देख के आप क्या बताओगे? ये कौन सा रिलेशन है? ये परफेक्ट कोरिलेशन है, ठीक है। और इस डायग्राम को देख के आप बताओगे कि कोरिलेशन कैसा है? पॉजिटिव कोरिलेशन है। नेगेटिव कोरिलेशन की अगर बात की जाए तो नेगेटिव कोरिलेशन में एक के इंक्रीज होने से, मान लीजिए वाई इंक्रीज है, उस टाइम पे यक्स जो है डिक्रीज है, यक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू जो भी है टॉप पे है। फिर जैसे जैसे यक्स की वैल्यू इधर बढ़ती जाएगी, वाई की वैल्यू इधर से डिक्रीज होती जाएगी। ऐसी सिचुएशन को आप क्या बोलोगे? ऐसी सिचुएशन को आप बोलोगे नेगेटिव कोरिलेशन।
कौन सा कोरिलेशन? नेगेटिव कोरिलेशन। ये डायग्राम किसको रिप्रेजेंट करेगा? देखिए इधर यक्स इंक्रीज हो रहा है तो वाई की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। जब यक्स कुछ भी नहीं था तो वाई मैक्सिमम था। जब यक्स की वैल्यू कुछ और थोड़ा सा ही हुई, थोड़ी वैल्यू के लिए वाई की ज्यादा वैल्यू है, और वाई धीरे धीरे सब इधर डिक्रीज होना शुरू हुआ, यक्स की वैल्यू इधर इंक्रीज होना शुरू हुई। तो इस कोरिलेशन को से रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। तो पॉजिटिव कोरिलेशन है ये है परफेक्ट कोरिलेशन, और ये है आपका नेगेटिव कोरिलेशन ना। अब उसके बाद फिर परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन ना, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करें? देखिए जगह परफेक्शन है अगर उसके अंदर तो सिंपल सी एक लाइन ड्रॉ होगी परफेक्शन के साथ। तो ये जो है एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये रिप्रेजेंट करेगी क्या? परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। यहां जब x की वैल्यू कम थी तो y की वैल्यू ज्यादा थी, जैसे जैसे x की वैल्यू ज्यादा हुई y की वैल्यू डिक्रीज होती गई। ऐसी सिचुएशन को आप बोलेंगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। कोरिलेशन एक सिचुएशन ऐसी आई जबकि कोई रिलेशन ही ना हो, दोनों वेरिएबल के बीच में कोई भी रिलेशन ना हो, मतलब आपको कहीं भी कुछ भी मिल सकता है। x की वैल्यू कुछ हो, y की वैल्यू कुछ भी मिल सकती है, कुछ भी कहीं पे भी। ऐसी सिचुएशन को आप क्या बोलोगे? नो कोरिलेशन। इसे आप क्या बोलेंगे? नो कोरिलेशन। तो अगर डायग्राम भी मान लीजिए पूछ लिया सीधे उठा के एमसीक्यू में, तो आप जो है देखते ही बता दोगे कि ये डायग्राम किसका है? नो कोरिलेशन का। ये क्या है? परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन का। और आगे देखा था पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, वो सारी बातें। एक होता है कर्विलीनियर कोरिलेशन, जो है कर्व पे मिलता है। जैसे x की वैल्यू y की वैल्यू कुछ कर्व सिचुएशन आपको दे के जाए, जो सारी वैल्यूज है उनके बीच में x और y की वैल्यूज के लिए अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो कुछ ऐसी सिचुएशन आए, तो इसे आप बोलेंगे कैसा? कर्विलीनियर कोरिलेशन। कर्विलीनियर कोरिलेशन, ओके। तो ये सारे थे स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम की हेल्प से सिंपल तरीका है जानने का कि कोरिलेशन आपका कैसा है, ठीक है। उसके बाद हम अब पढ़ेंगे कर्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए शानदार रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।